नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 9th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कोशिका जीवन की आधारशिला करने वाले हैं। इसमें पहला है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई ये हमें देखना है। तो देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। लाइफ इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन वाटर। जीवन की उत्पत्ति जल से हुई मानी जाती है, यानी ऐसा माना जाता है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो जल से हुई है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ऑप्शन मिलेंगे आपको जल, भूमि, वायु। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, यानी हर एक लाइन से प्रश्न बनेगा। एनसीईआरटी की हर एक लाइन से प्रश्न बनेगा। इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम रखा है एनसीईआरटी का निचोड़, यानी हम लाइन टू लाइन करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। अगला पॉइंट है लाइफ में हैव स्टार्टेड इन स्मॉल वाटर पूल्स विद चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जीवन छोटे जल कुंडों से शुरू हुआ होगा जहां वातावरण बदलता रहता है, यानी जीवन की शुरुआत जो हुई होगी वो छोटे छोटे जल के कुंडों से हुई होगी जहां पर वातावरण बदलता रहता है, ऐसा माना जाता है। अगला पॉइंट है हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच इन्वायरमेंट्स। गर्म जल स्रोत ऐसे वातावरण के उदाहरण हैं, यानी गर्म जल के स्रोत हैं वो इस प्रकार के वातावरण के उदाहरण हैं जहां पर जो वातावरण है वो बदलता रहता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है ऑर्गेनिजम्स इन हॉट स्प्रिंग्स आर हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफाइल्स। गर्म जल स्रोतों में पाए जाने वाले जीव उष्मा प्रेमी बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें थर्मोफाइल्स कहते हैं। यानी गर्म जल के स्रोत जो होते हैं उनके अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो उष्मा प्रेमी बैक्टीरिया होते हैं, यानी उनको उष्मा अच्छी लगती है, उष्मा से प्रेम करते हैं, और उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल्स। अगला पॉइंट है कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स इन हॉट स्प्रिंग्स में हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। गर्म जल स्रोतों में कैल्शियम कार्बोनेट निक्षेपों ने प्रारंभिक जैविक अणुओं की रक्षा की होगी, यानी स्टार्टिंग में जो जैविक अणु बने होंगे उनकी रक्षा गर्म जल स्रोत में कैल्शियम कार्बोनेट ने उनकी रक्षा की होगी, ऐसा माना जाता है। अगला पॉइंट है दीज डिपॉजिट्स में हैव हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फेस्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। इन्हीं निक्षेपों ने कोशिकाओं की पहली सुरक्षात्मक झिल्ली बनाने में मदद की होगी, यानी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट थे इन्होंने ही जो स्टार्टिंग में सेल की सुरक्षात्मक झिल्ली बनी होगी उसकी बनने में मदद की होगी, ऐसा माना जाता है। इसके बाद में आगे देखिए हॉट स्प्रिंग्स एग्जाम्पल इन इंडिया। भारत में गर्म जल स्रोतों के उदाहरण पुगा वैली जो कि लद्दाख के अंदर है। वेरी हाई टेम्परेचर इवन इन कोल्ड क्लाइमेट। ठंडे जलवायु में भी अत्यधिक उष्मा, यानी यहाँ पर ठंडी जलवायु में भी इसकी जो उष्मा है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर है इसके अंदर। कंडीशन सिमिलर टू अर्थ अर्ली अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। प्रारंभिक पृथ्वी लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जैसे हालात, यानी यहाँ पर जो हालात हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर है पुगा वैली के अंदर वो लगभग 3.5 वर्ष पहले जो हालात थे पृथ्वी के वैसे ही हैं लगभग। थर्मोफाइल्स हीट लविंग बैक्टीरिया आर मोस्टली फाउंड ईयर, यानी जो हीट से लव करने वाले बैक्टीरिया हैं थर्मोफाइल्स जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद में आगे है व्हाट इज ए सेल। कोशिका क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी जिस प्रकार से हमारा जो घर है वो ईंटों से मिलकर बनता है उसी प्रकार से सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे जो जीव हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद में है टाइप्स ऑफ सेल्स। कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के दो प्रकार हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय है, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय है। यूनिसेलुलर का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ एक सेल पाई जाती है, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट। और मल्टी सेलुलर का मतलब है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे प्लांट्स पौधे, फिश मछली, बर्ड्स पक्षी, ह्यूमन्स मानव, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बहुकोशिकीय जीव। इसके बाद में अगला जो पेज है उसको देखते हैं। 2.1 हाउ टू स्टडी सेल्स। कोशिकाओं का अध्ययन कैसे करें।
आवर आइज कैन सी ऑब्जेक्ट्स अप टू ए लिमिट ऑफ अबाउट 0.1 मिलीमीटर। हमारी आंखें लगभग 0.1 मिलीमीटर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी हमारी आंख जो हैं वो 0.1 मिलीमीटर तक का अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको तो हम देख पाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट इससे छोटा हो जाएगा तो उसको देख नहीं पाएंगे। और जो सेल है वो इससे भी छोटी होती है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही देखना है। तो ये जो 0.1 मिलीमीटर है इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, यानी इसे विभेदन सीमा बोलते हैं। इससे हम छोटी चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। अगर ऐसी चीज़ों को हमें देखना है तो हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा जो उसको मैग्नीफाई करके दिखाएंगे, यानी बड़े करके दिखाएंगे। और इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जब कॉन्वेक्स लेंस के पास में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, अगर यहाँ पर इसके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ये उसको बड़ा करके दिखाएगा। और अगर हम इनका कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, अगर हमने दो कॉन्वेक्स लेंस एक साथ लगा दिए, उनको कुछ डिस्टेंस के ऊपर रख दिया, तो हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन जाएगा। और वो क्या करेगा, और भी बड़ी करके चीज़ों को दिखाएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है, रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व सेल्स इन 1665 यूजिंग ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, जिसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी 200 से 300x। रॉबर्ट हुक ने 1665 में स्वयं द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से कोशिकाओं का अवलोकन किया। यानी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिकाओं को सबसे पहले देखा। उसके बाद में आगे है, लाइट माइक्रोस्कोप्स आर विजिबल लाइट रे एंड लेंसेज। जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं वो विजिबल लाइट जो होती है और जो लेंस होते हैं उनका यूज करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की बीम का यूज करते हैं और हायर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में आगे है, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के प्रकार। और माइक्रोस्कोप को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सूक्ष्मदर्शी। पहला है इसके अंदर लाइट माइक्रोस्कोप, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। इसके अंदर क्या क्या यूज होता है, यूजेज विजिबल लाइट एंड लेंसेज। इसमें दृश्य प्रकाश और लेंस का उपयोग होता है। मैग्निफिकेशन इसका 1000 से 1500 होता है, यानी 1000 से 1500 गुना चीज़ों को बड़ी करके दिखाएगा। यूज्ड इन स्कूल एंड बेसिक लेबोरेटरीज, स्कूल और सामान्य प्रयोगशालाओं में इसका यूज होता है। आपको ये स्कूल में देखने को मिल जाएगा लैब के अंदर, या फिर जो सामान्य प्रयोगशाला है उसमें मिल जाएगा। इसके बाद में आगे है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, यूजेज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट। लाइट के स्थान पर इसमें इलेक्ट्रॉन की किरण का उपयोग होता है। मैग्निफिकेशन अप टू मिलियंस ऑफ टाइम, लाख गुना तक बड़ी दिखाता है चीज़ों को। ये इसका ये फायदा है कि ये लाख गुना बड़ी कर देगा इमेज को। रिवील्स वेरी फाइन डिटेल्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की अत्यंत सूक्ष्म संरचनाओं को दिखाता है। इसके बाद में आगे देखो, यहाँ पर साइड में दिखाया गया है कि हम नंगी आंखों से लगभग यहाँ तक देख सकते हैं। यानी जो मछली का अंडा है उसको देख सकते हैं, चिकन एग, ह्यूमन हाइट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नीम ट्री, रॉकेट्स, इनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद में जैसे अमीबा, मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स, न्यूक्लियस, मोस्ट बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इनको हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसके बाद में जो हैं स्मॉल बैक्टीरिया, वायरस, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इनकी साइज और भी छोटी होती है, तो इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, क्या वायरस को हम जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उससे देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप इससे थोड़ी सी बड़ी चीज़ों को, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से ऊपर की चीज़ों को दिखाएगा। और वायरसेज की जो साइज होती है वो बहुत ही छोटी होती है, तो इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसके बाद में अगला जो पेज है वो देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर स्टार्टिंग में हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो एक बार इसको मैं मैग्नीफाई कर लेता हूँ, मैग्नीफाई करने के बाद में हमें अच्छे से दिख जाएगा। तो देखिए ये जो डायग्राम है ये है माइक्रोस्कोप का, यानी जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, ऐसा माइक्रोस्कोप जो चीज़ों को दिखाने के लिए लाइट का यूज़ करता है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, सबसे ऊपर हमारे पास आई पीस। इसका नाम आई पीस क्यों है, क्योंकि यहाँ से हम आँख के द्वारा देखते हैं, यानी आँख के पास में यही लेंस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आई पीस। इसके बाद में ये बॉडी है, नीचे होता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसके पास में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, यानी जिस
चीज़ को हमें देखना है, हम उसको इसके नीचे रखेंगे, इसलिए इसको बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस। इनके बीच में एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब की लंबाई, यहाँ पर जो स्क्रू होते हैं, ये जो स्क्रू हैं, इन स्क्रू की सहायता से इसकी लंबाई कम या ज़्यादा की जा सकती है। यहाँ पर होता है स्टेज, जिसके ऊपर स्लाइड को रखा जाएगा। नीचे होता है मिरर। मिरर क्या करेगा, इसके ऊपर लाइट गिरेगी, उसको रिफ्लेक्ट करके ऊपर भेज देगा। अगर लाइट ज़्यादा जाएगी तो जो इमेज बनेगी वो ब्राइट बनेगी। इधर ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप, इसको बेस बोलते हैं। यहाँ पर ये जो यू शेप का है, इसको हम बोलते हैं हैंडल, हैंडल ऑफ द माइक्रोस्कोप। उसके बाद में यहाँ पर जो ये नोब है, इसके द्वारा हम इसका फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी ये जो ट्यूब है इसको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर है कोर्स एडजस्टमेंट नोब, यानी ये जो नोब है इससे हम ज़्यादा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, और इससे बहुत ही फाइन एडजस्टमेंट होगा, यानी बहुत ही स्लो स्लो जो मूवमेंट है वो होगी। इसके बाद में आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यूजेज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट, प्रकाश के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की किरण का उपयोग करता है, यानी इसके अंदर प्रकाश के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की किरण का यूज होता है। रिवील्स वेरी फाइन डिटेल्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स, कोशिका की अत्यंत सूक्ष्म संरचनाओं को दिखाता है। यूज्ड इन एडवांस रिसर्च लेबोरेटरीज, उन्नत अनुसंधान प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग होता है। इसके बाद में आगे देखो, रिमेंबर, याद रखें, कॉन्वेक्स लेंसेज, ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस मिलकर के कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं और वो चीज़ों को और भी बड़ी करके दिखाते हैं। अब इसके बाद में देखो एक्टिविटी 2.1। एक्टिविटी 2.1 है लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ ए सेल, आइए कोशिका के आकार का अनुमान लगाए, यानी अब हम कोशिका की साइज कितनी होती है उसका अनुमान लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक्टिविटी है टेक ए ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर मार्किंग, मिलीमीटर निशान वाले पारदर्शी स्केल को लेना है, यानी ऐसा स्केल लेना है जिसके ऊपर मिलीमीटर में मार्किंग हो। प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, उस रूलर को माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखना है। फोकस ऑन इट यूजिंग द एडजस्टमेंट नोब एंड ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू थ्रू द आई पीस एंड मेजर इट इन मिलीमीटर। फिर उसके बाद में हमें एडजस्टमेंट नोब की सहायता से उसको फोकस करना है और उसके बाद में उसके डायमीटर को हमें मेजर करना है और मिलीमीटर के अंदर करना है भाई। अगला पॉइंट है कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर, फिर हमें जो मिलीमीटर में रीडिंग थी उसको हमें माइक्रोमीटर के अंदर चेंज करना है। और ध्यान में क्या रखना है, 1 मिलीमीटर 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। तो मान लो अगर उसके ऊपर जो वैल्यू आती है वो आती है 5 मिलीमीटर, अगर 5 मिलीमीटर आती है तो यहाँ पर जो माइक्रोमीटर में अगर उसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5000 माइक्रोमीटर। उसके बाद में है रिमूव द रूलर एंड प्लेस एन अनियन पील स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप, स्केल हटाए और प्याज की परत स्लाइड के मंच पर रख दें, यानी उसके बाद में स्केल को वहाँ से निकाल देना है और वहाँ पर प्याज की स्लाइड रख देनी है। फोकस ऑन द स्लाइड एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू इन वन स्ट्रेट लाइन, स्लाइड पर फोकस करें और दृश्य क्षेत्र के व्यास में एक सीधी रेखा में जितनी कोशिकाएं हैं उनकी संख्या गिने, यानी फिर हमें क्या करना है, उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या गिननी है। छठा पॉइंट है एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ द सेल यूजिंग द फार्मूला, सूत्र द्वारा कोशिका के वास्तविक आकार का अनुमान लगाएं, फिर हमें अनुमान लगाना है। ठीक है, तो आगे देखो, सपोज 25 सेल्स आर सीन अलोंग द डायमीटर, यानी उस डायमीटर के अलोंग हमें 25 सेल दिखी, तो जो अनियन सेल है उसकी साइज कितनी हो जाएगी, उसका टोटल जो डायमीटर था वो था 5000 माइक्रोमीटर, यानी वो जो पूरा स्पॉट दिखेगा, गोला दिखेगा, उसका जो डायमीटर है वो मिलेगा 5000 माइक्रोमीटर। अगर उसके अंदर 25 सेल आ रही हैं तो उसको 25 से भाग दे देंगे, तो एक सेल का डायमीटर आएगा 200 माइक्रोमीटर। एक सेल का डायमीटर कितना आएगा, 200 माइक्रोमीटर, यानी प्याज की जो एक कोशिका है उसका डायमीटर आ जाएगा 200 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, यानी 200 गुना में 10 की पावर -6 मीटर में हो जाएगा। उसके बाद में है वाई इज मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट, आवर्धन क्यों महत्वपूर्ण है। द ह्यूमन आई कैन सी अप टू 0.1 मिलीमीटर, यानी हमारी जो आंख है वो 0.1 मिलीमीटर तक की वस्तुओं को देख सकती है। सेल्स आर मच स्मॉलर माइक्रोमीटर लेवल, यानी जो सेल होती हैं, जो कोशिका होती हैं वो और भी छोटी होती हैं, माइक्रोमीटर के लेवल पर होती हैं। देयरफॉर माइक्रोस्कोप हेल्प अस स्टडी देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस इन डिटेल, इसलिए जो माइक्रोस्कोप होते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, वो उनकी संरचना और कार्य का विस्तृत अध्ययन करने में संभव बनाती हैं।
इसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है मैग्निफिकेशन, आवर्धन। टोटल मैग्निफिकेशन जो निकाला जाता है वो किस प्रकार से निकाला जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस गुणा में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। जैसे एग्जांपल है, इफ बोथ 10x देन टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 10 गुणा में 10 यानी 100x। यानी दोनों लेंस की जो क्षमता है वो अगर 10 गुणा बढ़ाने की है तो दोनों मिलकर के कितने बढ़ाएंगे, 100 गुणा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर जो सेल थी उसका डायमीटर 200 माइक्रोमीटर था, तो जब उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो उसकी साइज कितनी बड़ी दिखाई देगी, 100 गुना बड़ी दिखाई देगी। यानी उसका जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा, 20,000 माइक्रोमीटर हो जाएगा भाई। यानी उसको इतनी बड़ी करके दिखाएगा। इसके बाद में इसका अगला पेज, अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, कोशिका की संरचना। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स थ्रो ए द सेल बाउंड्री। कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। वे कोशिका झिल्ली के माध्यम से एक दूसरे और परिवेश से परस्पर क्रिया करती हैं। उसके बाद में आगे है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, द यूनिवर्सल पिक्चर ऑफ ए सेल, कोशिका झिल्ली कोशिका की सार्वभौमिक विशेषता। द सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन बाउंड्री अराउंड द सेल। कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों ओर पतली सीमा होती है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सम सबस्टांसिस पास थ्रो व्हाइल अदर आर ब्लॉक्ड। यह चयनात्मक पारगण्य होती है, कुछ पदार्थ प्रवेश कर सकते हैं, कुछ अवरुद्ध हो सकते हैं। यानी ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो चुनिंदा पार्टिकल्स को अंदर जाने देगी और बाकी को ब्लॉक कर देगी। इट अलोज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन्स ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स। यह फेफड़ों में वायु कणिकाओं की झिल्लियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आवागमन को संभव बनाती है। इन सेल्स ऑफ एल्वियोली इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस इट। वायु कणिकाओं की कोशिकाओं में यह पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। इसके बाद में आगे है एक्टिविटी 2.2, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। आइए प्रयोग करें। टू शो इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑन सेल पोटैटो सेल। यानी हमें इसके अंदर ये देखना है कि जो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन होते हैं उनका आलू की सेल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट देखते हैं भाई। यहाँ पर इसके अंदर देखो, सबसे पहला है प्लेन वाटर, सादा पानी। यानी जब सादे पानी के अंदर जब आलू डाला जाएगा तो क्या होगा, उसकी जो साइज़ है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी की मात्रा बाहर ज़्यादा है और आलू के अंदर पानी की मात्रा कम है। तो पानी ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, यानी आलू के अंदर जाएगा। तो इस प्रकार से आलू की साइज़ बढ़ जाएगी। लेकिन जो दूसरी है यहाँ पर है नमक का घोल। नमक के घोल के अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन है वो कम है और अंदर इसके ज़्यादा है। इसका मतलब इसकी साइज़ में जो फ़र्क है वो ये हो जाएगा कि ये छोटी हो जाएगी साइज़। यहाँ पर देखिए इसकी जो साइज़ है वो छोटी हो जाएगी, यानी इसके अंदर तो ये बड़ा हो जाएगा लेकिन इसके अंदर ये छोटा हो जाएगा। यानी इसके अंदर आलू के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आलू से पानी बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर दिखाया गया है। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। बीकर ए, द पोटैटो पीस स्वेल्स, वेट इंक्रीजेज। बीकर ए, सादा पानी, आलू का टुकड़ा फूल जाता है, बार बढ़ जाता है। बार क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी उसके अंदर चला जाएगा। बीकर टू, साल्ट सॉल्यूशन, द पोटैटो पीस श्रिंक्स, वेट डिक्रीजेज। बीकर बी, नमक घोल, आलू का टुकड़ा सिकुड़ जाता है, बार घट जाता है। इनफ्रेंस, निष्कर्ष क्या निकलेगा, सेल मेम्ब्रेन अलो वाटर टू मूव इन एंड आउट बट नॉट साल्ट और शुगर मोलिक्यूल्स। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कोशिका झिल्ली जल को अंदर और बाहर जाने देती है लेकिन नमक और शर्करा के अणुओं को नहीं। चयनात्मक परागण्य झिल्ली द्वारा जल का यह आवागमन प्रासरण यानी ओस्मोसिस कहलाता है। यानी जब वाटर की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी तब उसी को हम बोलते हैं ओस्मोसिस। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं भाई। कब, जब पानी की आवागमन होगी, यानी जब पानी मूवमेंट करेगा किधर से किधर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तब उसको ओस्मोसिस बोला जाएगा। और अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा पानी को छोड़ के, अगर किसी भी चीज़ का पार्टिकल हो, अगर वो मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तब उसको बोला जाएगा डिफ्यूजन। अब आगे देखिए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन ए सेल। घोल की सांद्रता का
कोशिका पर प्रभाव। पहले है इक्वल कंसंट्रेशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सेल को रखा जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इक्वल कंसंट्रेशन होती है इसके अंदर, यानी आइसो का मतलब होता है बराबर, यानी सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी पानी की जो कंसंट्रेशन होती है वो बराबर होती है। अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर होगी तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, इसका मतलब साइज जो सेल की होगी वो पहले जितनी होगी, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। उसके बाद में है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन होती है कम, तो बाहर से जो पानी की मूवमेंट है वो अंदर की तरफ होगी, यानी सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल धीरे धीरे फूल जाएगी और फट भी सकती है सेल। तो ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का सेल के ऊपर प्रभाव। उसके बाद में है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पानी की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। अगर पानी की कंसंट्रेशन कम है तो जो सेल है उसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, यानी सेल से पानी निकल के बाहर आ जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर, तो जो सेल की साइज़ है वो छोटी हो जाएगी, यानी कोशिका सिकुड़ जाएगी। ये प्रभाव होगा इन सॉल्यूशंस का। फिर देखते हैं एक बार, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल की साइज सेम रहेगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में साइज बढ़ जाएगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में साइज घट जाएगी। इसके बाद में दिखाया गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी थिकनेस क्या होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस होती है 7 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक। इसकी थिकनेस कितनी होती है सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 7 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक। ये डाटा याद कर लो, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आ जाए। सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, 7 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर फोस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ये जो लिक्विड ये जो दिख रहे हैं आपको ऊपर और नीचे, इनकी बाई लेयर होती है, यानी दो लेयर होती हैं, एक ऊपर एक नीचे। इनका जो ऊपर वाला पार्ट है वो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है ऊपर वाला वो पानी से लव करते हैं, यानी पानी से प्यार करते हैं, तो इनको पानी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर वाले जो हैं उनको पानी से दिक्कत है, इसलिए ये तो अंदर की तरफ आ जाएंगे और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर चले जाएंगे। तो ऊपर वाला तो है हाइड्रोफिलिक पार्ट, और अंदर वाला जो दिख रहा है आपको ये येलो येलो, ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट, यानी इनको हाइड्रो जो वाटर है उससे डर लगता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मुख्यतः 4 टाइप के पदार्थ होते हैं। इसके अंदर होता है लिपिड्स, जिसको हम वसा भी बोलते हैं, और इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, जो आपको ये दिख रहे हैं हरे हरे, तो यहाँ पर ये जो रेड वाला दिख रहा है ये कार्बोहाइड्रेट चेन होती हैं, ये दूसरी सेल के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, यानी उनको पहचानते हैं कि किस प्रकार की सेल है। उसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या करते हैं, सबस्टांसेज के आवागमन में मदद करते हैं, यानी बाहर से सबस्टांस सेल के अंदर जाएगा उसकी आवागमन के अंदर मदद करते हैं। और इसके अंदर जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ज़्यादा सख्त भी ना हो और ज़्यादा ढीली भी ना हो, उसको बनाए रखता है, यानी इसकी जो फ्लूइडिटी है उसको बनाए रखता है। तो नीचे पढ़ते हैं, देखो द मेम्ब्रेन हैज ए लिपिड बाइलेयर, 2 लेयर ऑफ स्पेशल फैट मोलिक्यूल विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स टुवार्ड्स एंड वाटर रिपेलिंग टेल्स टुवार्ड्स इनवार्ड्स विद प्रोटीन एम्बेडेड इन देम। झिल्ली में लिपिड द्विस्तर होता है, 2 परतें विशेष वसा अणुओं की, जिनके अणु आकर्षित सिरे बाहर की ओर और जल विशेष पूंछ भीतर की ओर होती है तथा इनमें प्रोटीन अंतः स्थापित होते हैं। द मोलिक्यूल कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, हेंस इट इज फ्लूइड। अणु पार्श्व दिशा में पलटकर और घूर्णन कर सकते हैं, इसलिए यह द्रव होती हैं। प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर्स इन हेल्पिंग सबस्टांसेस पास थ्रू। झिल्ली के प्रोटीन द्वारपाल की तरह कार्य करते हैं और पदार्थों को पार होने में सहायता करते हैं, यानी यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये द्वारपाल की तरह काम करते हैं, ये सबस्टांसेस को अंदर आने में या बाहर जाने में मदद करते हैं। ये गेट कीपर का काम करेंगे भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यानी जो प्रोटीन होते हैं वो किसका काम करते हैं, गेट कीपर का काम करते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के क्या कार्य हैं। डिफाइंस इंडिविजुअली ऑफ द सेल, कोशिका की विशिष्टता निर्धारण करती हैं। प्रोटेक्ट्स द कंटेंट ऑफ द सेल,
कोशिकाओं की सामग्री की रक्षा करती हैं। सिलेक्टिवली अलोज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू एंड ब्लॉक अदर्स, कुछ पदार्थों को चयनात्मक रूप से पार होने देती है और अन्य को रोकती हैं। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोली ऑफ लंग्स, फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायता करती हैं। कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की आवाजाही को नियंत्रित करती हैं। अब इसके बाद में आगे अब हमारे पास हमने जो भी पीछे पढ़ा है उसके एमसीक्यूज हैं, तो हम नंबर वाइज इनको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया, भारत में निम्न में से कौन सा गर्म झरनों के उदाहरण हैं। ऑप्शन हैं पुगा वैली जो कि लद्दाख के अंदर है, कन्याकुमारी, गोवा बीचीज, गोवा समुद्र तट, सुंदरवन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुगा वैली जो कि लद्दाख के अंदर है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पुगा वैली, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन हैं टिश्यू उत्तक, ऑर्गन अंग, सेल कोशिका, ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सेल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई, मानव आंख की विभेदन सीमा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितनी है। ऑप्शन हैं 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.1 मिलीमीटर, यानी हमारी जो आंख है वो 0.1 मिलीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को देख सकती है, उससे अगर ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा तो हम नहीं देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूजेज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टीड ऑफ लाइट, निम्न में से कौन सा यंत्र प्रकाश के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की किरण का उपयोग करता है। ऑप्शन हैं हैंड लेंस, लाइट माइक्रोस्कोप, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम यूज होती है, लाइट का यूज उसके अंदर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड सेल इन, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं का अवलोकन कब किया। ये कब किया था भाई, 1665 के अंदर किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कोशिकाओं का सबसे पहले अवलोकन किया था। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए माइक्रोस्कोप द टोटल मैग्निफिकेशन डिपेंड्स ऑन, सूक्ष्मदर्शी में कुल आवर्धन किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है मिरर दर्पण, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन शक्ति पर, स्टेज साइज मंच के आकार पर, लार्ज लाइट इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जो 2 लेंस यूज होते हैं सूक्ष्मदर्शी के अंदर उनकी पावर कितनी है उनके ऊपर डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, वाटर मूव्स फ्रॉम ए रीजन with more water dilute solution to a region of less water concentrated solution through a selectively permeable membrane, this process is called, जल अधिक जल वाले क्षेत्र से कम जल वाले क्षेत्र में चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी जल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। जब पानी जाएगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ तब इसको ओस्मोसिस बोला जाएगा, और पानी के अलावा अगर कोई भी कण यानी पार्टिकल अगर जाएंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ तब उसको बोला जाएगा डिफ्यूजन। तब उसको क्या बोला जाएगा, डिफ्यूजन। कब, जब पानी के अलावा कोई भी पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, यानी जब पार्टिकल मूव करेंगे वाटर को छोड़ के अगर कोई भी पार्टिकल मूव करेंगे तब क्या होगा, उसको क्या बोला जाएगा, उसको डिफ्यूजन बोला जाएगा। तो ओस्मोसिस भी एक डिफ्यूजन है, लेकिन किसका, वाटर का। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन, यानी अगर किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाएगा तो क्या होगा, सेल फूलेगी यानी बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी पानी की कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो क्या होगा, सेल के अंदर कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा होती है तो सेल से पानी बाहर निकलेगा, और सेल से अगर पानी बाहर निकलेगा तो जो सेल है वो सिकुड़ जाएगी यानी छोटी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल श्रिंक्स, कोशिका सिकुड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल फीचर ऑफ ए सेल, निम्न में से कौन सी कोशिका की सार्वभौमिक विशेषता है। न्यूक्लियस केंद्रक, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, सेल वाल कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन कोशिका की सार्वभौमिक विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 10, एल्वियोली इन द लंग्स आर सराउंडेड बाई नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ। फेफड़ों में वायुकण के चारों ओर रक्त की कोशिकाओं का जाल इस हेतु होता है। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन ओनली, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ओनली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11, हु डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? पहला टिक्का, चेचक का टिक्का किसने विकसित किया? ऑप्शंस हैं लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। जो भी कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर देगा उसका नाम अनाउंस किया जाएगा अगली वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स सीन विद ए लाइट माइक्रोस्कोप आर? प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाले सबसे छोटे जीव हैं। ऑप्शंस हैं वायरसेस, विषाणु, बैक्टीरिया, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स। तो इसके अंदर ये जो तीन हैं, वायरस, राइबोसोम और प्रोटीन, ये बहुत ही छोटे होते हैं भाई। इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक बच गया फिर, बैक्टीरिया, इसको हम देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से, इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन? कोशिका झिल्ली की मोटाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शंस हैं 1 से 2 नैनोमीटर, 7 से 10 नैनोमीटर, 50 से 100 नैनोमीटर, 0.1 से 1 माइक्रोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 से 10 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है भाई। यानी यहाँ से लेके इसकी यहाँ तक जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 7 से 10 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, विच मॉडल एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन? कोशिका झिल्ली की संरचना किस मॉडल में समझाई जाती है? ऑप्शंस हैं सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल, दरो मोजेक मॉडल, ब्रिक मॉडल, ईंट मॉडल, राफ्ट मॉडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लूइड मोजेक मॉडल, दरो मोजेक मॉडल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी क्या आ गया? मूवमेंट अब की बार किसकी होगी? पार्टिकल की। अगर पार्टिकल की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी तब इसको क्या बोला जाएगा? इसको डिफ्यूजन बोला जाएगा। ये मैंने पहले बताया था। यानी जब पार्टिकल की मूवमेंट होगी वाटर के अलावा तब उसको क्या बोला जाएगा? उसको डिफ्यूजन बोला जाएगा। अगर वाटर की मूवमेंट होगी तब उसको ऑस्मोसिस बोला जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, विच सॉल्यूशन विल कोज ए पोटैटो सेल टू श्रिंक? कौन सा विलयन आलू की कोशिकाओं को सिकोड़ देगा? ऑप्शंस हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, डिस्टिल वाटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर पानी की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है कम, तो सेल से पानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आएगा, इसलिए जो सेल की साइज है वो छोटी हो जाएगी, यानी सेल सिकुड़ जाएगी। और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर साइज बढ़ती है, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर इसके अंदर कोई भी सेल डाली जाएगी तो उसकी साइज बढ़ेगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन सेल के बराबर होती है, यानी इसमें साइज नहीं बढ़ेगी, बराबर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? निम्न में से कौन सा कोशिका झिल्ली का कार्य नहीं है? ऑप्शंस हैं प्रोटेक्ट्स द सेल, कोशिका की रक्षा करता है, ये तो है कार्य। ऑप्शन बी है अलोज ऑल सब्सटेंसेस टू पास फ्रीली, सभी पदार्थों को स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने देना। ये गलत बात है भाई, सभी को प्रवेश नहीं करने देती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी चुनिंदा पदार्थों को अंदर जाने देती है। ऑप्शन सी है कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों की आवाजाही को नियंत्रित करती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल, कोशिका का आकार बनाए रखती है, बिल्कुल सही बात है, यानी इसमें नोट बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डू वी फाइंड सेल मेम्ब्रेन्स इन अवर बॉडी एल्वियोली? हमारी फेफड़ों की जो एल्वियोली में कोशिका झिल्लियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शंस हैं अराउंड ब्लड वेसल्स, अराउंड एयर सैक्स, अराउंड बोन्स, अराउंड मसल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अराउंड एयर सैक्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी वायरसेस? वायरसेस को देखने के लिए किस प्रकार के माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है? तो देखो वायरस बहुत छोटे होते हैं और बहुत छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं?
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जैसे वायरस हुए, लिपिड्स हुए, राइबोसोम्स हुए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ओस्मोसिस? ओस्मोसिस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है वाटर मूव्स फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, पानी डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में मूव करेगा। बिल्कुल सही बात है, डाइल्यूट के अंदर पानी ज़्यादा होता है और कंसंट्रेटेड के अंदर पानी कम होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 9th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की आधारशिला करने वाले हैं।